आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 8 सितंबर शुक्रवार का दिन। मेरा नाम खुशबू कुमार है और लेकर हाजिर हूँ मैं आपका फेवरेट मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन। इंडिया G20 समिट की सदारत के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली से 400-450 किलोमीटर दूर राजस्थान में क्या चुनावी खिचड़ी पक रही है। जायजा लेंगे कि कैंडिडेट्स अनाउंस करने में बीजेपी और कांग्रेस को देर क्यों हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कई महीने के बाद उछाल आया है, तो इसके पीछे की वजह और पॉलिटिक्स को टटोलेंगे। इंडिया और आप पर इसका किस हद तक असर पड़ने वाला है ये भी सुनेंगे। फिर एक रिपोर्ट की तह तक जाएंगे जो कहती है कि अगस्त महीने में आपके खाने की थाली पिछले बरस की तुलना में 24% महंगी हो गई है। मगर पहले 60 सेकेंड्स हेडलाइन सुन लेते हैं शुभम तिवारी से। G20 समिट के चलते वायुसेना ने त्रिशूल एक्सरसाइज रोकी। राफेल सुखोई सुरक्षा में तैनात। जो बाइडेन और ऋषि सुनक आज आएंगे भारत। स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज हुए कोरोना पॉजिटिव। G20 समिट में उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भेजा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आज। यूपी की घोसी सीट पर 49% और त्रिपुरा की दोनों सीटों पर 80% से ज्यादा पड़े थे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन। ब्रसेल्स में करेंगे कारोबारियों से मुलाकात। और भारत के टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना यूएस ओपन मेंस डबल्स के फाइनल में ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। देश में इस वक्त G20 की धूम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, कुछ तो पहुंच भी चुके हैं। G20 के इस अंतर्राष्ट्रीय चकाचौंध के चलते खबरों में देश की पॉलिटिक्स ने भले ही बैकसीट ले ली हो, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां राजनीतिक हलचल कम नहीं हुई है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों के सीएम लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं, पब्लिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले वो राजस्थान में थे और आज छत्तीसगढ़ में होंगे। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को लेकर भी चर्चा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए जल्द ही कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान वो कर सकती है। लेकिन राजस्थान में दोनों ही पार्टियां टिकट बंटवारे के मोर्चे पर शिथिल नजर आती हैं। ऐसा क्यों है, पूछा मैंने राजस्थान की पॉलिटिक्स को करीब से जानने समझने वाले इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर रोहित परिहार से। यहाँ जो बीजेपी है उसमें एक समस्या ये आ रही है कि इन्होंने 4 साढ़े 4 साल तक जिस तरह से वसुंधरा राजे को इग्नोर किया है और अब उनको पता चल रहा है कि जो यहाँ की स्टेट यूनिट इनको असेसमेंट दे रही थी वो गलत दे रही थी। 155 सीटें हम ले आएंगे, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे वसुंधरा राजे ना हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब ये लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं अपने, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जो रैलीज की 10 रैलीज उन्होंने की, उनमें कोई एंथुजियाज्म ही ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाया। 30-40 हजार के करीब लोगों का आना रहा कुछ जगह पे। अभी जो एकदम से इन्होंने एक यात्रा शुरू की है, 4 परिवर्तन यात्राएं बिना किसी तैयारी की शुरू कर दी। वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्राएं होती थी, वो एक साल तैयारी होती थी उसमें, और उसमें सड़कों के दोनों तरफ लोग खड़े हो जाते थे उनको विश करने के लिए, छतों पे आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अमित शाह जी आए, जेपी नड्डा और ये सब लोग आए हैं। इन सबकी रैलियों में भी 7,000, 8,000, 10,000 लोग से ज्यादा नहीं आए। और जब वो यात्रा निकल रही है तो वो यात्रा उसी तरह से फ्लॉप चल रही है जैसे जन आक्रोश यात्रा थी। और जो लोग भी आ रहे हैं वो भी उनमें से ज्यादा टिकट सीकर्स की भीड़ है, उसमें आम वोटर्स नहीं आ रहे। इसलिए बीजेपी एक तरह से थोड़ा फंसती जा रही है, उलझती जा रही है। अभी तक इन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग की, मेरी समझ है कि शायद ऊपर से अमित शाह कह के गए थे कि आप वसुंधरा राजे के साथ मीटिंग करो। लेकिन उस मीटिंग में चंद्रशेखर थे जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट सीपी जोशी थे, अरुण सिंह है जो इंचार्ज थे। वो जब वसुंधरा राजे के साथ बात कर रहे हैं तो मेरे को जो अंदर की बात पता चली है वो उसमें वीक सीट से डिस्कस करनी थी 60-70 के करीब, लेकिन वो बेसिर पैर की रही मीटिंग। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो कोई सर्वे डिस्कस हुआ कि किस बेस पे आपने ये 60-70 सीटें आइडेंटिफाई की हैं। तो एक तरह से वसुंधरा राजे का चेहरा दिखा के एक ठप्पा लगाने की वाली बात है कि हम आप इनको साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए वो चारों रैली में भी उनको कहा कि आप आना, वो भी हो गया कि साहब ये देखो हमारे साथ हैं। लेकिन जो एक टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है कितने प्रोमिनेंट लीडर की, वो कहीं नहीं दिख रही। और बीजेपी को पता भी है कि अगर हमने बिना इनको कंसेंट लिए अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी तो वो उल्टा भी पड़ सकता है हमारा मामला। ये कारण है बीजेपी का। कांग्रेस का
था, कांग्रेस में इनिशियली थोड़ा-सा था कि वो सचिन पायलट वाला इश्यू था, लेकिन अभी तो वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अपनी लिस्ट को बाहर ले आएँगे। वो बेसिकली तो एक नाप-तोल वाली बात है उसमें कि ताकि सब लोग संतुष्ट रहें या कोई विरोध ना हो जाए। रोहित जी, आपने वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी के पसोपेश पर बात की। अभी परिवर्तन यात्रा के दौरान नितिन गडकरी ने नाम लेकर उनकी तारीफ की। बतौर सीएम उनके कार्यकाल का जिक्र भी किया। चूंकि गडकरी प्री मोदी एरा के बीजेपी नेता हैं, जो कि वसुंधरा भी हैं, तो क्या इसी नाते गडकरी केंद्रीय नेतृत्व को कोई संदेश दे रहे थे? और क्या बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो मजबूरी में ही सही वसुंधरा राजे को ही आगे करने जा रही है राजस्थान की लड़ाई में? बिल्कुल, वो तो है ही, बिल्कुल है। इनकी गडकरी से ठीक थी है और राजनाथ सिंह से भी अच्छी रही है ना? और गडकरी ने तो क्लियर कट हिंट दे ही दिया उस चीज़ का। वो एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करने की भी ज़रूरत है कि हाई कमांड को कि इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये ज़रूरी मतलब वसुंधरा राजे को लाने का मतलब ये नहीं है कि आप औरों को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन आप ये देख चुके हो कि जो सो कॉल्ड कलेक्टिव लीडरशिप वाली बात ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जिक्र करते हैं, पर वहाँ तो शिवराज चौहान है ही मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री होता तो कलेक्टिव लीडरशिप तो एक सेकेंडरी हो जाती है। जैसे यहाँ पे पायलट जिद कर रहे थे कि गहलोत को मत प्रोजेक्ट करो, कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री, तो ठीक है, वो सभी को पता है कि अगर जीता तो गहलोत ही बनेंगे। तो वहां तो कलेक्टिव लीडरशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाता। यहाँ तो उनको और कुछ नहीं तो आप कम से कम डिसीजन मेकिंग में किसी कोर कमेटी का वो आप या इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बना के, ताकि आप कोई अथॉरिटी तो हो ना और आपके पास एक्सेस हो। आपके जो सर्वे आ रहे हैं आप वो बताते ही नहीं है वसुंधरा राजे को कि आपके सर्वे की असलियत कैसे है, आप कैसी सीटों को डिसाइड कर रहे हैं। तो आप सीटें ऐसे ही डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा वसुंधरा राजे का आदमी ना आ जाए, हमारे लोग आ जाए सारे। और ये तो बड़ा कैटेगोरिकली हम कह सकते हैं कि कोई आरएसएस की असेसमेंट कोई इतनी सही नहीं निकलती जहां तक इलेक्शंस होते हैं। 8 में से 7 इलेक्शन पिछली बार ये बाई इलेक्शन ये हारे हैं बुरी तरह से, जब सभी कुछ आरएसएस और उनके डिप्यूटी जो सतीश पूनिया होते थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके हाथ में था सारे का सारा। ये एक के बाद एक हारते रहे और वो इस चीज को रियलाइज जितना जल्दी कर ले, क्योंकि टाइम रह ही नहीं गया। कुछ महीने के बाद में तो मोस्ट लाइकली इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। दूसरी समस्या यहाँ पे वर्कर्स के पास ये आ रही है बीजेपी की कि कोई एक फेस आदमी नहीं है जिससे वो बात कर सके, अपने मन की फीलिंग बता सके। तो एक प्रोमिनेंट फेस तो यहाँ बहुत जरूरी था ना। जैसे हमें उम्मीद थी कि शायद या एक अंदाजा लगा रहे थे हम लोग की कैबिनेट रिशफल सेंटर की हो सकती है, कुछ नेताओं को शायद यहाँ डिप्यूट कर दें। वो ऐसा भी कुछ नहीं किया इन्होंने और यहाँ से कुछ नए नेताओं को पिकअप कर ले मिनिस्टर बनाने के लिए, तो उस तरह का भी फोकस राजस्थान पे नहीं रहा। तो यहाँ टोटल बीजेपी कैडर में एक कंफ्यूजन की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित परिहार। तो वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी फिलहाल असमंजस में है। अब देखना यह है कि पार्टी उन्हें सीएम का चेहरा बनाती है या नहीं। और तब तक हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दुनिया में तेल उत्पादक और निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक प्लस। कच्चे तेल का प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है, घटाना है, ऐसे फैसले ये आपस में मिलकर करते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, सऊदी अरब और रूस जैसे देश इसका हिस्सा हैं। 2 दिन पहले सऊदी और रूस ने इस साल के अंत तक कच्चे तेल का उत्पादन 13 लाख बैरल कम करने की बात कही। तेल उत्पादन में कटौती की इस घोषणा के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जो पिछले साल अक्टूबर से $75 से $85 प्रति बैरल के बीच रही है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है सऊदी प्रेस एजेंसी, उसकी तरफ से कहा गया कि देश अभी भी ऑयल मार्केट को मॉनिटर कर रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी इस कटौती को जारी रखेगा। तो वहीं रूस की न्यूज़ एजेंसी है टास, उसने उप प्रधानमंत्री और पूर्व ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के हवाले से कहा कि रूस तेल उत्पादन में हर दिन 3 लाख बैरल की कटौती को कंटिन्यू करेगा। तो इन देशों ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला क्यों किया है, पूछा हमने इंडियाज ऑयल स्टोरी किताब की लेखिका और सीनियर जर्नलिस्ट ऋचा मिश्रा से। सबका इकोनॉमी बैलेंस आउट करना होता है ना। सबका इकोनॉमी हैज गॉन थ्रू अ फेज। द पॉइंट ये है कि कट ये सबका कई बार होता है कि ये लोग अपना बफर भी क्रिएट करते हैं, एक लिमिट लगाना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अराउंड अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलेगा ना या फिर कोई टेंशन का माहौल आएगा तो उनके पास इतना सफिशिएंट रहे कि उनकी इकोनॉमीज नहीं अफेक्टेड हों। तो ये एक तरह से उनका तरीका है खेलने का इकोनॉमी में और अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में। ऋचा, रशिया यूक्रेन युद्ध के साय में भी क्या इस फैसले को देख सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया था?
असर तो कुछ हुआ होगा, लेकिन डायरेक्टली तो कोई एविडेंट नहीं है कि रशिया का तो तेल बिक ही रहा है और एवरीवन इज बाइंग इट। तो ऐसा तो कुछ इमीडिएट एविडेंट हुआ नहीं है कि रशियन ऑयल मार्केट में नहीं आ रहा। हाँ, हम लोग सुन जरूर रहे हैं, क्योंकि वो कैप ब्रीच कर दिया है हर वैरायटी ऑफ रशियन ऑयल जो है, चाहे उराल हो या अदर कैटेगरीज हो, तो हो सकता है कि कुछ उसका इम्प्लीकेशंस पड़े। पर एक और बात ध्यान में रखना है कि रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और तेल की जरूरत सबको है, तो वो कितना खेलेंगे इसमें वो भी देखने की एक चीज को देखना हम लोग को पड़ेगा। जी। और यूएसए और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं आजकल। यूएस ने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती को लेकर सऊदी को चिताया भी था। बावजूद इसके उन्होंने ये फैसला किया। तो क्या समझा जाए, दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो और बिगड़ेंगे? देखिए, एक और बात हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि एक होता है पब्लिक पोस्चरिंग और एक होता है बैक चैनल। डिप्लोमेसी में बैक चैनल टॉक्स बहुत चलता है। एक और बात ध्यान में रखे ना कि अगर ऐसा सिचुएशन आया है तो जिन कंट्रीज के अगेंस्ट सैंक्शंस चल रहा था, वेनेजुला हुआ, ईरान हुआ, उनके तेल भी तो मार्केट में आएंगे। तो ये बैक चैनल टॉक्स को एकदम नहीं भूलना चाहिए। और वॉशिंगटन और रियाद का तो एक अलग ही रिश्ता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा है। मेरा सेंस ये है कि ये एक पब्लिक पोस्चरिंग भी चल रहा है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ऋचा देखें तो हमारे ऊपर इस फैसले का कितना असर पड़ने वाला है, और चूंकि चुनाव सिरहाने हैं तो भारत सरकार का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, इंडिया का तो 87% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से ही मिलता है ना तेल का। हम लोग तो इंपोर्ट करके लाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि हमको ये भी देखना होगा कि वैल्यू ऑफ रुपी कहाँ जा रहा है ना। हम लोग डॉलर डिनोमिनेटेड है जो ये प्राइसिंग है ऑयल का। और इसमें एक और बात आप ये भी ध्यान में रखिए कि जब हम रशिया से भी ले रहे थे तो काफी तरह की बातें हो रही थी ना कि दूसरे करेंसी में भी लिया जा सके, बिकॉज डॉलर में ट्रेड करने में दिक्कत हो रही थी। और लोकली अगर डोमेस्टिक इंडिया का इकोनॉमी का सिर्फ देखेंगे तो उसका तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा ही, हाई एनर्जी कॉस्ट होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और ये इलेक्शन ईयर होने वाला है, तो उसमें कितना ये लोग अगर इसी तरह से स्ट्रेच करता गया प्राइस और बढ़ता गया तो कितना ये लोग संभाल पाएंगे, वो भी एक देखने की बात होगी। बट एक बात ये भी है कि हम लोगों ने पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटाया है बहुत समय से, आप वो रिटेल प्राइस। और ये भी कहा जा रहा था कि सरकार जो है, जो ऑयल कंपनी अपना बफर क्रिएट कर रही है, प्राइस को नहीं टच किया है। अभी भी एलपीजी का घटा ना प्रति सिलेंडर 200 रुपए कट किया है ना, लेकिन पेट्रोल डीजल मार्केट प्राइस में तो रिटेल प्राइस में कोई कटिंग नहीं की है। तो ऐसा एक सेंस आ रहा है कि वो बफर बना के, ताकि इलेक्शन टाइम में अगर दाम घटाना पड़े तो ऑयल कंपनीज और सरकार को कोई इकोनॉमिक घाटा नहीं हो, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई है। शुक्रिया ऋचा मिश्रा। तो भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के रिटेल प्राइस को काफ़ी टाइम से कम नहीं किया है, और अब जबकि कच्चे तेल की कीमत ऊपर जा रही है और चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब बात उस रिपोर्ट की कर लेते हैं जो हर महीने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बताती है कि आपके खाने की थाली कितनी महंगी या सस्ती हुई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल इसे जारी करती है। तो कुल फूड प्लेट कॉस्ट का जो ताज़ा मंथली इंडिकेटर आया है, इसके मुताबिक वेजिटेरियन थाली यानी शाकाहारी थाली की लागत एक साल पहले के मुकाबले अगस्त 2023 में 24% महंगी रही। यानी पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल करीब 1/4 दाम और बढ़ गए। हालांकि नॉनवेज थाली पर महंगाई की मार थोड़ी कम पड़ी और वहाँ ये 13% बढ़ी है। क्रिसिल खाने पीने की चीज़ें जैसे अनाज, दाल, सब्जी, मसाले, खाने के तेल, चिकन और रसोई गैस की कीमतों के आधार पर एक थाली की औसतन कीमत निकालती है। इससे लोगों के खान पान पर आ रहे खर्च और इसकी कीमत में आ रहे बदलाव का पता लगाने में आसानी होती है। हमारे साथी हैं कुमार केशव, उन्होंने इस रिपोर्ट की स्टडी की है। हमने उनसे पूछा कि अगस्त महीने में फूड प्लेट के महंगे होने के पीछे क्या वजह रही।
खुशबू, एक मज़ेदार बात है, सावन का महीना चल रहा था जुलाई और अगस्त के दौरान, और उस दरमियान भारत में कई सारे लोग, खास करके उत्तर भारत में ऐसे लोग होते हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। और देखिए, शाकाहारी थाली पर ही महंगाई की मार पड़ी है सबसे ज़्यादा। जो वजहें बताई गई हैं कि भाई अगस्त महीने में इतनी महंगाई क्यों रही, 24% महंगी क्यों रही थाली पिछले साल के मुकाबले, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो टमाटर का है। टमाटर का कंट्रीब्यूशन इसमें 21% रहा, अकेले टमाटर का। आपको याद होगा जून के महीने में टमाटर को कोई पूछ नहीं रहा था, 30 से 35 रुपए पर केजी बिक रहा था वो। वही टमाटर जुलाई और अगस्त महीने में 250 रुपए पर केजी पहुंच गया। इसके अलावा प्याज की कीमतों में भी उछाल देखी गई, 8% बढ़े इसके दाम। मिर्च की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई और जीरा की कीमतें जो है 158% ऊपर चली गई थी। इन कुछ वजहों से जो है शाकाहारी थाली वो उस पर महंगाई की रफ्तार जो है वहाँ देखने को मिली। कुछ एक फैक्टर्स थे, जैसे कि खाने के तेल, एडिबल ऑयल होता है, उसमें 17% और आलू की कीमतों में 14% की कमी आई। और इस वजह से दोनों ही थाली में, जो वेज थाली है और नॉन वेज थाली, दोनों पर जो है महंगाई का बोझ थोड़ा कम हुआ जुलाई के मुकाबले, क्योंकि जुलाई में जो ये आंकड़ा है वो कहता है कि शाकाहारी भोजन की थाली पे महंगाई दर जुलाई महीने में 28% रही थी और अगस्त में ये घटकर 24% रही। अच्छा केशव, ये बात बताइए कि आगे इस मोर्चे पर कुछ राहत मिलने के आसार दिखते हैं क्या? जी बिल्कुल, जुलाई और अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में जो खास करके वेज थाली है उसकी महंगाई में गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि टमाटर की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, अब 50 रुपये प्रति किलो टमाटर हो चुका है। वहीं एक और बड़ा फैक्टर है एलपीजी सिलेंडर, उसके दामों में भी 200 रुपये की कमी की गई है, अब वो 900 रुपये के आसपास हो गया, इससे थोड़ी राहत मिली है। तो जाहिर है इन सब फैक्टर्स को अगर काउंट इन करें तो सितंबर महीने में राहत की खबर आपको मिल सकती है। सितंबर महीने में जो वेज थाली है खास करके, वहाँ आपको जो ये महंगाई है वो थोड़ी नीचे आती दिख सकती है। सितंबर महीने का आंकड़ा आए तो मुमकिन है कि वहाँ ये महंगाई थोड़ी कम होती दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार केशव। और अब नजर डालते हैं देश विदेश की अखबारों की सुर्खियों पर। शुभम तिवारी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए देश के अखबारों से शुरू करते हैं। क्या है सुर्खियां आज की? गुड मॉर्निंग खुशबू। बड़ा दिलचस्प होता है ये देखना जब एक ही तस्वीर को बहुत सारे अखबार छापते हैं और उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। तस्वीर मैं देख रहा हूँ 2-3 अखबारों में, जैसे कि दैनिक भास्कर, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, सब पर पहले पन्ने पर एक तस्वीर है 20वीं आसियान इंडिया समिट की। और इस दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और बीच में इन दोनों के अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। सब खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तो ये बड़ी एक रोचक तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में जो आसियान इंडिया समिट हुई उसमें कल शामिल हुए। उन्होंने 5 मिनट का जो अपना संबोधन दिया उसमें कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। साथ ही उन्होंने आसियान समिट में 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। दैनिक भास्कर अखबार में जो दूसरी तस्वीर है उसकी हेडलाइन है पहली तस्वीर। सूरज की तरफ बढ़ते आदित्य एल 1 ने पृथ्वी और चांद की जो फोटो खींची है इसको पहली तस्वीर लिखकर दैनिक भास्कर अखबार ने छापा है। इस साल 13% तक बढ़ सकेंगे घरेलू विमान यात्री। देश में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या चालू वित्त वर्ष में 8 से 13% बढ़कर करीब 16 करोड़ तक पहुंच जाएगी। साथ ही विमान कंपनियों के घाटे की भरपाई भी हो सकेगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। कोरोना से पहले 2019-20 में ये आंकड़ा 14 करोड़ यात्रियों का था, जो कि अब 16 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मैं ये खबर जनसत्ता के हवाले से आपको बता रहा हूँ। एक खबर और पहले पन्ने पर देख रहा हूँ जनसत्ता अखबार के। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बाद अब DMK नेता ए राजा ने सनातन पर बयान दिया है। उन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की। राजा के इस बयान को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपमानजनक बताया और प्रधान ने कहा कि DMK नेता का ये बयान INDIA गठबंधन का हिंदू फोबिया दिखाता है। और आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी और ये उपचुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसे NDA वर्सेस विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के बीच पहले दौर का मुकाबला माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जहाँ तक खुशबू बात है, उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लॉन्च किया है और इसे उस बेड़े को सौंपा गया है जो कोरियाई आइलैंड और जापान के बीच गश्त करता है।
दरअसल जो अमेरिका की नेवी इस पूरे इलाके में है, उसको काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने कदम उठाया है। ये खबर हर दूसरे मीडिया आउटलेट पर है। मैं BBC के हवाले से आपको बता रहा हूँ। एक खबर अल जजीरा के हवाले से, अफ्रीकी देश माली में जो अंतरिम सरकार है, उन्होंने बताया है कि एक नाव और सैन्य शिविर पर इस्लामिक चरमपंथियों ने हमला कर दिया और इसमें 49 नागरिक और 15 सैनिक मारे गए हैं। भारत में हो रहे G20 से भी जुड़ी खबरें हैं। BBC पर मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भी कई नेता 9 और 10 सितंबर को होने वाले, यानी कल और परसों होने वाले कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी आज भारत पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन की अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री खुद जा सकते हैं। उधर एक रिपोर्ट ये भी है कि अफ्रीकी देशों के महासंघ अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने पर लगभग जो G20 के शेरपा हैं उनके बीच एक सहमति बन गई है। वहीं G20 सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मेजबानी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर खबरें हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और मीडिया आउटलेट्स में देखी पड़ी जा रही हैं। शुक्रिया शुभम। 8 सितंबर की तारीख इतिहास की गलियों में क्यों आबाद है, आइए ये भी जान लेते हैं। साइंस फिक्शन शोज के दीवानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। 1966 में आज ही के दिन स्टार ट्रैक सीरीज का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। 8 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। इस हमले में करीब 37 लोग मारे गए थे, 125 लोग घायल हुए थे। 1967 से हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1926 में संगीतकार, फिल्म निर्माता, भारत रत्न भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था। 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का निधन हुआ। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आज का दिन पॉडकास्ट यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो प्रोड्यूसर है कुमार केशव, साउंड डिजाइन नितिन रावत का है। मेरा नाम खुशबू कुमार है। और जाते जाते मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, चूंकि आज शुक्रवार है तो क्रिकेट वाला पॉडकास्ट बल्ला बोल भी आता है। एशिया कप पर चक्करलस चल रही है उधर, तो शाम तक नया एपिसोड भी आ जाएगा। तो इस पॉडकास्ट पर भी अपना प्यार लुटाइएगा। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे की न्यूज़ बुलेटिन में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Eat eggs? No. Eat fiber? Sleep? No. Take short naps? Don't listen to others? No. Serve others? Do you ever feel like you're drowning in a pool of advice? This is Sonali Acharjee, a health journalist for the last 10 years, who is equally fed up of lines like 10 ways to stay fit. So join me in the podcast Health Wealth as we learn about health from a completely new perspective, where investing in yourself is not a task, but simple, satisfying, and joyful. Full episodes are available on Apple, Google, Spotify, and the India Today podcast website. Tune in now.